हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस और आरओ के लिए हम लोग घटनासार पत्रिका को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको पूरी घटनासार का वन लाइनर नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। यानी कि अगर आपने ये पत्रिका नहीं भी पढ़ी है तो ये वीडियो वॉच करके आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर पत्रिका एज इट इज़ नहीं मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर पत्रिका में जो खास बिंदु हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि यह घटनासार का जिस्ट होगा। और ये घटनासार का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और यही वजह है कि पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ गया है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलता रहा तो धीरे धीरे हम लोग पूरी पत्रिका को कवर कर लेंगे। तो घटनासार पार्ट 2 को आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला बिंदु है इकोसैक। ये देखो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि इकोसैक क्या है। तो देखो जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन, इकोसैक उससे जुड़ी हुई एक आर्थिक और सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसैक के नाम से जानी जाती है। इसको आप इकोसोक भी कहेंगे, ECO, ESOC। तो इसके विभिन्न निकायों में जो चुनाव हुए हैं तो 17 निकायों में रिक्त जो पद थे उनमें जो चुनाव हुए तो उसमें भारत विजयी रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इकोसैक के 17 निकायों में रिक्त पदों के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें भारत की विजय हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर ये होगा कि भारत की जो जगजीत पवाड़िया जी हैं, क्या नाम है, जगजीत पवाड़िया, इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में लगातार तीसरे कार्यकाल 2025 से लेकर 2030 तक के लिए चुना गया है। जगजीत पवाड़िया नाम याद रखिएगा। अगला बिंदु होगा, देखो क्वाड आप लोग जानते हैं ना, क्वाड में 4 देश शामिल हैं और मालाबार समुद्री अभ्यास भी यही 4 देश मिलकर करते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद एक नया गठन किया गया है स्क्वाड। स्क्वाड क्या है? स्क्वाड में भारत को हटा के वहाँ पर फिलीपींस को ऐड कर दिया गया है। बाकी 3 देश सेम हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। चौथा हो गया है फिलीपींस। और उद्देश्य वही है, चीन का हिंद महासागर और अन्य स्थानों पर जो प्रभुत्व बढ़ रहा है तो उसके खिलाफ एक तरीके से यह संगठन, मतलब खिलाफ तो नहीं है लेकिन चीन की जो रणनीतियां हैं उसका अध्ययन करता है और भावी खतरों के बारे में अपनी तैयारियों को स्टार्ट करता है। तो ये याद रखिएगा, क्वाड के बाद स्क्वाड आ गया है। स्क्वाड में भारत नहीं है बल्कि भारत की जगह आ गया है फिलीपींस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024। तो इसमें एक डेटा तो आपको विगत कई वर्षों से याद होगा कि वैश्विक शांति सूचकांक इसमें टॉप पर कौन है। तो टॉप पर हमेशा की तरह है आइसलैंड। ठीक है, आइस सफ़ेद होती है, सफ़ेद मतलब शांति, तो बस इसी से आपको याद रहेगा। आइसलैंड का जो स्कोर है ना वो 1.112 है। दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है, 5वें स्थान पर सिंगापुर है। टॉप 3 याद रख लेना, आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया। भारत जो है ये 116वें स्थान पर है और भारत का जो स्कोर है वो 2.31 है। ठीक है, 2.31 मतलब जितना ज़्यादा स्कोर आप करेंगे उतने निचले स्थान पर आप रहेंगे। और अंतिम कुल मिला के 163 देशों पर यह रैंक जारी की गई है। तो अंतिम स्थान पर है यमन और उसके जस्ट ऊपर है सूडान। तो सूडान और यमन ये 2 देश शांति के मामले में दुनिया में सबसे गरीब हैं, मतलब यहाँ पर शांति है ही नहीं सूडान और यमन में। ये जो सूचकांक जारी होता है इसके कुछ अपने मापदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण। ठीक है, ऑल ओवर याद रखना कि ऑल ओवर जो वैश्विक शांति है वो घट रही है और ऑल ओवर देखा जाए तो वैश्विक शांति में 0.56% की गिरावट दर्ज हुई है। ये मतलब काफ़ी बुरी बात है। और इसे जारी कौन करता है? तो IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जो रिपोर्ट है, सूचकांक है, इसको जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तस्वीर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ये तस्वीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। ठीक है, तो थाईलैंड की जो PM है श्रेथा थाविसन थी, उनकी जगह पर एक नई बन गई हैं यहाँ पर। और इनका मैं टाइटल नेम आपको बता देता हूँ, पूरा नाम आप बताना अगर आपको याद आ जाए। सिनावात्रा इनका टाइटल नेम है और ये थाईलैंड की मतलब महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, काफ़ी कम उम्र की हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया थाईलैंड। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसको जारी कौन करता है, तो एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, दो संस्थाएं मिलकर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करती हैं। पहली है एल विश्वविद्यालय का एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ और पॉलिसी, और दूसरा है कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा। तो 5 जून 2024 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है और इसमें कुल मिला के 180 देशों को शामिल किया गया है। कुल 180 कंट्रीज़ जो हैं इस सूचकांक में शामिल हैं। टॉप पर है एस्टोनिया, इसके बाद आपका दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग, और तीसरे स्थान पर जर्मनी आ रहा है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है, फिनलैंड चौथे स्थान पर, यूके 5वें स्थान पर है। भारत की रैंक कितनी है, 176 है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 2025 में 172वें स्थान पर रहेगा, क्योंकि भारत में भी पर्यावरण को लेकर काफ़ी काम चल रहे हैं। और ये जो आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी होता है ये मुख्यतः 11 स्टैंडर्ड पर जारी होता है। इसमें वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव प्रबंधन, जैव विविधता और आवास, जलवायु परिवर्तन, उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाएं, सतत विकास, ये 11 श्रेणियाँ हैं। बस इतना याद रखना कि 11 श्रेणियाँ हैं। देखो, हाल ही में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट भी जारी की गई है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जारी हुआ है। इसे जारी कौन करता है, तो इसे यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और रिपोर्ट का नाम है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। क्या नाम है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ये मानव विकास यानी कि एसडीआई जो इंडेक्स आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस रिपोर्ट का नाम है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। तो सूचकांक में देखो यहाँ पर जो कैटेगरीफिकेशन किया गया है, मतलब कैटेगरी बनाई गई है, तो 0.800 प्लस वाले जो हैं उनको अत्यधिक उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखा गया। 0.700 से 0.799 तक उच्च मानव विकास श्रेणी में रखा गया। 0.550 से 0.699 तक मध्यम विकास श्रेणी में रखा गया है, मध्यम मानव विकास, और इसी में भारत भी आता है। और 0.550 से जो नीचे हैं उनको निम्न मानव विकास में रखा गया है। टॉप पर स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर है 0.964, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, चौथे स्थान पर हांगकांग और चीन दोनों हैं चौथे स्थान पर। डेनमार्क और स्वीडन संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। 193 देशों पर यह लिस्ट जारी हुई है। 193वें स्थान पर सोमालिया है, यानी कि सबसे जो ख़राब हालत है मानव विकास की वो सोमालिया में है। और भारत जो है वो 134वें स्थान पर है और ये मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे आप कहते हैं, इसको आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं। कुल मिला के 120 देशों पर इसे जारी किया गया है। 120 देशों पर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। और देखो यहाँ पर जो टॉप रैंक है वो स्वीडन की है। स्वीडन का स्कोर है 78.4। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है, 5वें स्थान पर फ्रांस है। अंतिम रैंक मिली है कांगो को। कुल मिला के 120 देशों पर यह रैंक जारी हुई है। अंतिम स्थान पर कांगो है। भारत की रैंक कितनी है, इंडिया जो है 63वें स्थान पर है। इंडिया का स्कोर है 55.3। और भारत जो था ना ये पिछले साल 67वें स्थान पर था, इस बार 63वें स्थान पर है। चीन 17वें स्थान पर है, याद रखना। और ब्राज़ील जो है ये 12वें स्थान पर है। पाकिस्तान 113वें स्थान पर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत की प्रशंसा की गई है क्योंकि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का जो 42% है, भारत में जो उत्पादन होता है कुल विद्युत का, उसमें 42%, लगभग आधा मान के चलिए आप, नवीकरणीय और बायोमास व मतलब इससे भारत जो पैदा करता है नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास का प्रयोग करके। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाज़ार भी बन चुका है, नवीकरणीय बाज़ार बन चुका है भारत। तो इसके लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत की प्रशंसा की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप। 50वां G7 शिखर सम्मेलन, ये 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये 13 से 15 जून तक हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इटली में हुआ था। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि इटली में कहाँ पर हुआ,
तो इटली में अपूलिया का जो फसानो शहर है वहाँ पर बोर्गो इग्नाजिया में यह सम्मेलन करवाया गया। एग्ज़ाम में पूछ लेगा आपसे कि बोर्गो इग्नाजिया बताइए कहाँ पर है, तो ये इटली में है। अपूलिया तो आपको याद रहेगा, फसानो भी याद रहेगा, लेकिन बोर्गो इग्नाजिया में आपको दिक्कत आ सकती है। देखो, इस बैठक में हालांकि G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन भारत जो है वो शामिल हुआ था। 12 आउटरीच सदस्यों में से एक था भारत। तो भारत G7 शिखर सम्मेलन में इटली में शामिल हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की यह पहली विदेश यात्रा थी, ये भी याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की जो पहली विदेश यात्रा की थी वो G7 इटली के लिए की थी। इसके बाद 50वें G7 समिट, ध्यान रखना कि G7 की यह 50वीं बैठक थी 2024 में। एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि 2024 में इटली में जो बैठक हुई G7 की वो किस क्रम की थी, तो 50वां संस्करण। नेताओं द्वारा G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात कही गई। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात कि 2027 तक विकासशील देशों को अवसंरचना विकास हेतु 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया जाएगा G7 के द्वारा। भारत, ये पॉइंट बिल्कुल रट लेना, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC को समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया। ये जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाने की बात की गई है, आपको याद होगा 2023 में जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था, उसी दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसको क्या कहेंगे? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को शार्ट नेम दिया गया है IMEC। एग्ज़ाम में पूछ लेगा आपसे IMEC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा। यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है। तो इसको भी समर्थन दिया गया था G20 बैठक में, जो कि इटली में हुआ था। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर किसने किसने किए हैं? तो भारत ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, UAE, इटली, फ्रांस, जर्मनी और EU यानी कि यूरोपीय संघ ने। कुछ कॉरिडोर को भी मान्यता दी गई है, जैसे कि मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर। एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि लोबिटो कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य अफ्रीका में है। अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य होते हुए जाम्बिया तक विस्तृत होगा, इसको समर्थन दिया गया। लुजोन कॉरिडोर फिलीपींस में बनेगा। फिलीपींस से सबसे ज़्यादा आबादी वाले द्वीप लुजोन पर आर्थिक अवसंरचना गलियारा ये है लुजोन कॉरिडोर। और ये है मिडिल कॉरिडोर। तो मिडिल कॉरिडोर ये ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग, ये यूरोप और एशिया के बीच होगा। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में। एग्जाम में पूछेगा साहेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसे मरुस्थलीकरण से बचाना है, तो यहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा। अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल AFST निम्न आय वाले देशों व अफ्रीका के लिए। ठीक है, और G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो देखो सारे विकसित देश, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली और जापान, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये कुल मिला के G7 में 7 देश हैं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन। इसके बाद देखेंगे तो परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट भी आई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब सिपरी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिपरी का जो फुल फॉर्म है SIPRI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा 55वीं रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। पहला बिंदु है कि पिछले 5 सालों में 9 परमाणु सक्षम देशों द्वारा परमाणु शस्त्रागार निवेश में 33% की वृद्धि की गई, और सर्वाधिक वृद्धि हुई है अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा और रूस के द्वारा। मतलब ये जो 9 परमाणु सक्षम देश हैं, इन्होंने अपने परमाणु शस्त्रागार में खूब पैसे लगाए हैं। 33% की वृद्धि की गई है अमेरिका, चीन और रूस के द्वारा। परमाणु सक्षम देश दुनिया में कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, चीन, रूस, ये तो 3 आपने जान ही लिया। भाई लोग अपना खूब ताकत बढ़ा रहे हैं एटम वाले क्षेत्र में। इसके बाद UK, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान भी इसी में शामिल है, उत्तर कोरिया और इजराइल। ठीक है, तो ये देश हैं जो कि परमाणु सक्षम है। परमाणु वारहेड सैन्य भंडार का क्रम, यानी कि सबसे अधिक जो परमाणु युद्ध सामग्री है किसके पास है। वारहेड मतलब जैसे कि आपका जो मिसाइल हो गया, तो मिसाइल के आगे मतलब
जो इनके पास परमाणु युद्धक सामग्री होगी उसको रख देंगे और ये ले जाके गिराएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वारहेड है वो रूस के पास है, फिर अमेरिका के पास है, फिर चीन के पास है। भारत 6वें स्थान पर है, पाकिस्तान भी पीछे नहीं 7वें स्थान पर है, और इजराइल और उत्तर कोरिया के पास तो पाकिस्तान से भी कम वारहेड है। मतलब एटॉमिक वारहेड पाकिस्तान से कम है इजराइल और उत्तर कोरिया के पास। समझिए आपकी पाकिस्तान की दशा क्या है, लेकिन फिर भी युद्ध के लिए यह बिल्कुल तैयार रहता है। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के बारे में बात करते हैं। ईयू ने प्रकृति बहाली कानून को बहाली दे दी है। तो प्रकृति बहाली कानून क्या है जिसको यूरोपीय संघ ने बहाली दी है? तो प्राकृतिक आवासों की स्थिति को बेहतर बनाना। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दुनिया में जो प्राकृतिक आवास हैं जानवरों के लिए वो बहुत ही तेज़ी से कम हो रहे हैं, तो उनको फिर से बेहतर बनाना। जंगलों को उगाना पड़ेगा, इसके लिए दलदलों को गीला करना पड़ेगा, नदियों, झीलों, प्रवाल आदि की स्थिति को बहाल करना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक आवासों को बेहतर करना है तो ये तीनों काम तो करने ही पड़ेंगे। जंगल नहीं बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे प्राकृतिक आवास, और दलदल नहीं होंगे तो फिर जो आपको पता ही है कि वेटलैंड्स होते हैं, उनके बगैर जीवन में जो जैव विविधता है वो संरक्षित नहीं रह पाएगी। नदी, झील, प्रवाल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बगैर तो पानी ही नहीं होगा तो फिर दलदल कहाँ से बनेंगे। यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जारी हुई है। इसको जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ये 9वां संस्करण होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक केवल 16% एसडीजी लक्ष्य पूरे होने की उम्मीद है। आपको पता ही होगा एसडीजी लक्ष्य के बारे में, मैंने आपको बताया था। ये संख्या में कुल 17 हैं और 2030 तक का समय था दिया गया, लेकिन जो भी एसडीजी लक्ष्य यहाँ पर दिए गए उसका केवल 16% ही हम हासिल कर पाएंगे। ये बहुत बुरी बात है। 84% में ढील, यानी कुछ चीज़ों में तो हम रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, एसडीजी रैंक में जो टॉप कंट्रीज हैं, फिनलैंड ने सबसे अच्छा काम किया है। फिनलैंड का स्कोर 86.4 है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है। जर्मनी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, फ्रांस ने भी। भारत की जो रैंक है वो 109 है, स्कोर इसका 64 है। अंतिम स्थान जो है वो दक्षिण सूडान का है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश की स्थिति भारत से अच्छी बताई गई है। डेफिनेटली अच्छी होगी, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है कि पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जंगलों को काटा जा रहा है, और केवल पाकिस्तान की स्थिति भारत से ख़राब है। मतलब पाकिस्तान की स्थिति। इस बार यूएन द्वारा एक नया सूचकांक भी जारी किया गया है जिसको नाम दिया गया है UNMI बहुपक्षवाद, जिसमें शीर्ष पर है बारबाडोस, अमेरिका इसमें अंतिम स्थान पर है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो नया सूचकांक जारी हुआ है उसको नाम याद रखना, UNMI नाम से है। इसमें टॉप पर बारबाडोस है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 16 जून 2024 को। कहाँ पर किया गया था? तो स्विट्ज़रलैंड में किया गया था, लेकिन इसमें रूस को बुलाया नहीं गया था, और रूस को बुलाए बगैर यूक्रेन की अखंडता की बात इसमें की गई थी। हालांकि जो यहाँ पर संयुक्त दस्तावेज जारी हुए थे उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत के साथ साथ सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और यूएई ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। आप दो पार्टियों की बात कर रहे हो शांति के बारे में, एक पार्टी गायब है, तो कौन गारंटी लेगा भाई। मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम, याद रखना। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा कि आपको ये बताना है कि जो हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम क्या है। और मैंने पूछा था आपसे, बस उसको फिर से बता देना है आपको। यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि दुनिया में अगर देखा जाना तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भोजन नसीब नहीं हो रहा है। 83 मिलियन लोग दुनिया में भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ऑल ओवर पूरी दुनिया में 79 किलो खाना प्रति व्यक्ति साल भर में बर्बाद हो जाता है। और विश्व भर में 2022 में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद हुआ। अगर इसको देखा जाए तो ये मिला के $1 ट्रिलियन, यानी कि 84 करोड़ रुपए का खाना जो था पूरी दुनिया में बर्बाद हो गया। कुल खाने का 1% हम बर्बाद कर देते हैं, बहुत बुरी बात है। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा खाना बर्बाद करने वाला जो देश है वो मालदीव है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 207 किलोग्राम खाना बर्बाद होता है। हालांकि सबसे कम खाना बर्बाद करता है भूटान, केवल 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। देखो, हर व्यक्ति जो है खाना बर्बाद करता है। जब आप खाना खा के उठते हैं तब आप देखा करिए कि आपने क्या क्या जूठा करके छोड़ दिया जो कि आप खाएंगे नहीं, और वो खाना या तो फिर फेंका जाएगा, मतलब अगर उसको जानवर भी खाएं ना तो भी बेटर है।
गाँव में क्या होता है कि जानवरों को ही ऐसा खाना दे दिया जाता है, गाय भैंसें होती हैं वो खा लेती हैं, कुत्ते खा लेते हैं। शहरों में तो ये खाना बस फेंका जाता है, कचरे में जाता है। भारत में 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद होता है। ये मतलब इसको रोकने का प्रयास हम और आप मिलकर कर सकते हैं। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 जारी किया गया था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने बताया कि दुनिया में सबसे अच्छा शहर न्यूयॉर्क है यूएसए का, दूसरे स्थान पर लंदन है, तीसरे स्थान पर सैन जोन्स है जो कि यूएसए का है। भारत की तरफ से शीर्ष 3 में हैं दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। ऑल ओवर रैंकिंग में दिल्ली 350वें स्थान पर, बेंगलुरु 411 और मुंबई 427 स्थान पर है। तो बस दिल्ली याद रख लेना। इस रैंकिंग में 163 देशों को शामिल किया गया है और कुल 1000 सबसे बड़े शहर शामिल थे, जिसमें उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर भी शामिल है। अंतिम स्थान पर है सुल्तानपुर। मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के द्वारा EV वाहनों के लिए 2 नए मानक पेश किए गए हैं। तो ये मानक कौन से हैं? ISI 8590 और एक है ISI 8606, 590 और 606। ये जो कैटेगरीज हैं ये LMN कैटेगरी में बांटा गया है। L मतलब 2 व्हीलर, M मतलब 4 व्हीलर, N मतलब गुड्स ट्रक। वर्तमान में BIS के पास EV के लिए 30 मानक हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी। ध्यान रखना कि जो सैटेलाइट्स भारत में लॉन्च होंगी, सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा करेगी कौन? टाटा AIG। FDI पर अंकटार की रिपोर्ट आई है। FDI पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर अंकटार की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक 2023 में FDI के मामले में भारत का स्थान 15वां है। यानी कि पूरी दुनिया में निवेश के मामले में देखा जाए तो भारत 15वें स्थान पर है, जहां पर पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने निवेश किया है। सबसे अधिक निवेश अमेरिका में किया गया है और दूसरे स्थान पर चीन है, फिर सिंगापुर है, फिर हांगकांग है। भारत 15वें स्थान पर है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश को हस्तांतरित किया है। मंजूरी मतलब हस्तांतरित कर दिया है। तो रिजर्व बैंक, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिजर्व बैंक का अधिनियम है 1934 की धारा 47 के तहत जो उसका अधिशेष होता है उसको हस्तांतरित कर देती है वो सरकार को। तो उसी के अंतर्गत 2.11 लाख करोड़ रुपए को हस्तांतरित किया गया है, भेजा गया है सरकार के पास रिजर्व बैंक के द्वारा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट कर दिए गए हैं 2000 के बाद से लेकर अब तक। यानी कि विगत 24 वर्षों में अगर देखा जाए तो भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष जो हैं वो नष्ट किए गए हैं। तब बताइए कि हम SDG लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? है ना बहुत बुरी बात। कुल वृक्ष हानि का 60% जो हुआ है वो असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती होती है उस जंगलों को जलाकर की जाती है। ये प्रवृत्ति हमें जो झूम विधि जिसको आप कहते हैं, कई बार एग्जाम में आता भी है कि झूम खेती कहाँ पर होती है। तो झूम खेती को तो रोकना चाहिए, क्योंकि इससे वनों को बहुत नुकसान होता है। और वनों का नुकसान मतलब पर्यावरण का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान मतलब हमारा और आपका व्यक्तिगत नुकसान। तो इसको तो रोकने का पूरा प्रयास होना चाहिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हुरून इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान देना कि 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न संख्या में गिरावट आई है। अब 2022 में जो 68 यूनिकॉर्न थे, ये 2023 में 67 रह गए। क्यों? क्योंकि एक यूनिकॉर्न जिसका नाम आप जानते होंगे बाइजू को यूनिकॉर्न से बाहर कर दिया गया और बाइजू जो है फ़िलहाल यूनिकॉर्न नहीं है। और जब बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट बाइजू में आई है। इसमें टॉप पर यूनिकॉर्न सबसे अधिक कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है, चीन में 340 हैं और भारत में 67 यूनिकॉर्न है, ब्रिटेन में 53 है। तो भारत यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को, जो कि अमेरिका में स्थित है। भारत का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न माना जाता है स्विगी और ड्रीम11 को। और बाइजू दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू डिस्ट्रॉयर कंपनी बनी है और ये यूनिकॉर्न से बाहर भी हो गई है। एक मुद्रा का नाम अभी KBC में भी ये प्रश्न था, KBC में पूछा गया था कि जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश ने जारी की है? तो जिग जो है ना, ये जिम्बाब्वे की नई मुद्रा है। जिम्बाब्वे में पहले डॉलर चलता था, अब वहाँ पर जिग चलेगा, जिग। वित्त वर्ष 2024 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार रहा। मतलब कि अगर देखा जाए तो हर बार अमेरिका था, लेकिन अब भारत है, अमेरिका की जगह चीन आ गया है भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनकर। अंतर बहुत मामूली सा है,
बस देख लो कि चीन के साथ हमारा जो टोटल व्यापार हुआ है वो 118.4 अरब डॉलर का हुआ है और अमेरिका के साथ 118.3 अरब डॉलर का हुआ है। लेकिन बस यही जो जरा सा अंतर है उसकी वजह से चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, यूएई तीसरे स्थान पर, रूस चौथे स्थान पर और सऊदी अरब पाँचवें स्थान पर है। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं 2023-24 के लिए। और चीन को भारत का निर्यात 8.7% से बढ़ाकर 16.6 अरब डॉलर हो गया है और जो आयात है वो 3.24% से बढ़कर 10.7 अरब डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक ने प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी का अनावरण किया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो आप बता देना कि आरबीआई ने लॉन्च किया। आपसे पूछ लेंगे रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, वही उत्तर रहेगा आरबीआई ने लॉन्च किया। फिनटेक रिपॉजिटरी भी आरबीआई ने लॉन्च किया। अब अगर पूछ लेगा कि प्रवाह पोर्टल क्या है, तो विनिमय सहायता के लिए इसे रिजर्व बैंक ने जारी किया है। पूछ लेगा कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप क्या है, तो खुदरा निवेशकों का सरकारी प्रतिभूति होने के सहायता देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और फिनटेक रिपॉजिटरी क्या है, तो फिनटेक फर्म डाटा है। ठीक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन चुका है। तो तीसरा बना है तो टॉप पर कौन है, अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है। चौथा स्थान जापान को मिला है, पाँचवा स्थान ब्राज़ील को है। तो भारत की जो एयरलाइन क्षमता है ये कितनी है, अप्रैल 2024 तक ये 15.6 मिलियन सीट की हो गई है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन चुका है। खूब मतलब लोग तो अब ज़्यादातर प्रेफर ही कर रहे हैं भारत में कि चलो यार प्लेन से चलते हैं। और अब जो मतलब काफ़ी कम कीमत पर टिकट भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक एईओ का दर्जा दिया है। तो रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक एईओ का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगवाया है। कब मंगवाया, 1 मई 2024 को। मार्च 2024 में रिजर्व बैंक के पास कुल सोना है 822.1 टन। ठीक है। और अगर देखा जाए कि गोल्ड रिजर्व में टॉप पर दुनिया में कौन है, तो अमेरिका है, भारत 9वें स्थान पर है। महाराष्ट्र में कुल मिला के 76,200 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड बंदरगाह बनेगा। इसका नाम होगा बधावन पोर्ट। बधावन पोर्ट बनेगा जिसकी लागत होगी 76,200 करोड़ रुपए। ये कहाँ पर बनेगा, महाराष्ट्र में बनेगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का संयुक्त उपक्रम होगा, यानी कि दोनों संस्थाएं जवाहरलाल पोर्ट और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मिलकर इसको बनाएंगे। बधावन पोर्ट कहाँ पर है, तो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो याद रखना, बधावन पोर्ट का विकास, ये ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनेगा जो कि महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब, भारत का जो पहला ट्रांसशिपमेंट हब। अब ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, मतलब क्या होता है ना यहाँ पर कि जैसे कि एक जहाज़ आपका हो गया, एक जहाज़ हो गया तो उसमें सामान उतारेंगे और उसको जो है दूसरे जहाज़ पर यहाँ पर रख दिया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। तो ये विजिंगम पोर्ट बनाया गया है केरल में और अडानी जो ग्रुप है उसी का यह पोर्ट है। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया, जिसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमएसपी। ये 19 जून को जारी किया गया था। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है नाइजर सीड में, जिसको आप रामतिल कहते हैं। इसमें जो है प्रति क्विंटल 983 रुपये की वृद्धि की गई। तिल में प्रति क्विंटल 632 रुपये बढ़ाए गए, अरहर में 550 रुपये बढ़ाए गए। तो एमएसपी में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो राम तिल में हुई है, फिर तिल में हुई है, फिर अरहर में हुई है। ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो जो मैंने रेड किया हुआ है वो आप ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि धान का जो प्रति क्विंटल रेट तय किया गया है वो 2300 रुपये है और ग्रेड ए का 2320 रुपये है। दोनों की कीमतों में 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मक्का का मूल्य है 2225 रुपये, 135 रुपये की वृद्धि हुई है। अरहर में 550 रुपये की वृद्धि करते हुए इसकी कीमत तय की गई है 7,550 रुपये। तिल का हो गया आपका 9,276 रुपये, इसमें 632 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कपास की कीमत है 7,121 रुपये प्रति क्विंटल, 501 रुपये की वृद्धि हुई। और राम तिल 983 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, ये बिकेगा आपका 8,717 रुपये प्रति क्विंटल। बाकी रागी देख लीजिएगा, रागी 4,290 रुपये प्रति क्विंटल कीमत तय की गई है, 444 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि इसमें भी की गई है। तो ये जो देखो मैं पीडीएफ जो है पूरी सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी ना, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा।
तो फ़िलहाल तो अभी आप पढ़िए। और आगे बढ़ते हैं तो 2023-24 में देश में आए 44.43 अरब डॉलर के एफडीआई में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? सिंगापुर का। तो 2023-24 में जो एफडीआई भारत में हुआ तो उसमें 44.43 अरब डॉलर की एफडीआई आई है सिंगापुर से। सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर सिंगापुर ही है, और दूसरे स्थान पर कौन है? मॉरिशस है, ठीक है, और फिर अमेरिका है। तो कुल एफडीआई कितनी आई है? 44.43 अरब डॉलर है। तो इसमें सिंगापुर ने कितना किया है? 11.77 अरब डॉलर, ये याद रखना आप। इसके बाद देखते हैं कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया CPPI 2023। तो 19 जून 2024 को जारी किया गया था। विश्व बैंक S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा इसे जारी किया गया। शीर्ष 100 बंदरगाहों में भारत के 9 बंदरगाह इसमें शामिल किए गए हैं। उत्पादकता, दक्षता और विश्वसनीयता के आधार पर यह रैंकिंग जारी होती है। शीर्ष रैंक वाला जो पोर्ट है वो है यांगसान बंदरगाह जो कि चीन का है। दूसरे स्थान पर सलाला बंदरगाह है जो कि ओमान का है। भारत की ओर से देखा जाए तो जो 9 पोर्ट इस लिस्ट में शामिल हैं, पहले स्थान पर विशाखापत्तनम है, ओवरऑल 19वें स्थान पर है, लेकिन भारत में पहले स्थान पर है। मुंद्रा बंदरगाह ओवरऑल 27वें स्थान पर है, भारत में दूसरे स्थान पर है। पीपावाव गुजरात ओवरऑल 41वें स्थान पर, भारत में चौथे स्थान पर। कामराज चेन्नई तमिलनाडु, 5वें स्थान पर कोचीन केरल, 6वें स्थान पर हजीरा बंदरगाह गुजरात, 7वें स्थान पर कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, 8वें स्थान पर चेन्नई तमिलनाडु, 9वें स्थान पर जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र वाला। ये ऑल ओवर 96 स्थान पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, पूरी जो लिस्ट है उसमें भारत में जो 1 2 3 4 5 है वो क्रम लगा दिया है, और ऑल ओवर जो रैंकिंग इनकी हुई है वो मैंने आगे लिख दिया है। तो जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो घटनासार का यह पार्ट 2 आज कंप्लीट हुआ। अभी कुछ पार्ट और आएंगे, फिर ये मैगज़ीन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा, और बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर आपको सारी स्टडी मटेरियल इसी तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कहता हूँ फ्रेंड्स, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।